इस वीडियो में हम जानेंगे कि समविच्छेद बिंदु विश्लेषण क्या है और इसे ज्ञात करने की कौन-कौन सी रीतियां हैं। इसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में बीईपी और लागत लाभ मात्रा विश्लेषण के नाम से भी यह जाना जाता है। एक गणितीय प्रश्न लेंगे जिसे हम सूत्र विधि, सारणी विधि और ग्राफ पेपर पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समविच्छेद बिंदु। सबसे पहले हम समविच्छेद बिंदु विश्लेषण की अवधारणा जानेंगे। तो समविच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अर्थात यह एक ऐसी महत्वपूर्ण विधि या तरीका है जिसके माध्यम से हम प्रबंधकीय नियंत्रण में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर या मात्रा तक विक्रय करने या उत्पादन करने पर हानि होती है और किस स्तर अर्थात मात्रा के बाद लाभ होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर ना लाभ होता है ना ही हानि समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो यह एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिससे यदि कम पर उत्पादन किया जाए या विक्रय किया जाए तो फर्म को हानि होगी, और यदि इस बिंदु से ऊपर विक्रय किया जाए या उत्पादन किया जाए तो फर्म को लाभ होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु यह दर्शाता है कि इस बिंदु पर कुल आय अर्थात टोटल रेवेन्यू और कुल लागत टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। कुल आय बराबर कुल लागत या कुल आय ही कुल लागत के बराबर होती है। इस बिंदु से कम विक्रय अथवा कम उत्पादन करने पर हानि होगी, और यदि इस बिंदु से अधिक विक्रय किया जाए या अधिक उत्पादन किया जाए तो फर्म को लाभ होगा। आइए अब हम जानते हैं समविच्छेद बिंदु को ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियां हैं। तो पहली रीति है समविच्छेद बिंदु की गणना विधि, जिसे हम सूत्र विधि कहेंगे। दूसरा समविच्छेद रेखा चित्र, और तीसरा है सारणी विधि। आइए समझते हैं समविच्छेद बिंदु की गणना विधि। तो समविच्छेद बिंदु की गणना के लिए जो सूत्र है बीईपी इक्वल एफ अपॉन एस माइनस वी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, और एफ को हम यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट या स्थिर लागत कहेंगे, और एस माइनस वी अर्थात सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, जिसे हम सी कहेंगे। सी को हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम एस में से वी माइनस करेंगे, अर्थात सेल्स से हम वेरिएबल कास्ट माइनस करेंगे, मतलब विक्रय से हम परिवर्तनशील लागतों को घटाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन अर्थात अंशदान आएगा। इस अंशदान का हम भाग करेंगे स्थिर लागत में, तो समविच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएगा। आइए अब हम एक गणितीय प्रश्न लेते हैं जिसे हम तीनों विधियों से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित आंकड़ों से सूत्र, सारणी और रेखा चित्र अर्थात ग्राफ द्वारा समविच्छेद बिंदु बीईपी ज्ञात कीजिए। आउटपुट मतलब उत्पादन दिया है, यूनिट्स में है उत्पादन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। वेरिएबल कास्ट जिसे हम परिवर्तनशील लागत कहेंगे, यह है 3 रुपया पर यूनिट। फिक्स्ड कास्ट जो कि स्थिर लागत कहलाती हैं, यह है 1000 रुपया। सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य दिया है 5 रुपया प्रति यूनिट। आपको याद दिला दें कि फिक्स्ड कास्ट जो है वो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान होती है। यदि उत्पादन 0 है तब भी फिक्स्ड कास्ट उतनी ही रहेगी, अर्थात इस प्रश्न में यदि उत्पादन 0 है तो 1000 ही फिक्स्ड कास्ट रहेगी, और 0 से बढ़कर 100, 200, 300, 400 या किसी भी स्तर का हम उत्पादन करें तब भी यह स्थिर लागत हमेशा 1000 रुपया ही रहेगी इस प्रश्न के अनुसार। आइए इस प्रश्न को हम सूत्र विधि के द्वारा हल करें। तो बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है एफ माइनस सी, अर्थात स्थिर लागत बटा अंशदान। तो यहाँ पर एफ हमने देखा 1000 रुपया है और सी हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो सी निकालने के लिए हमें
प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को हमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य में से घटाना होगा, अर्थात S माइनस V मतलब विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पर प्रति इकाई विक्रय मूल्य 5 रुपया है और परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई है 3 रुपया। इस प्रकार यह C अर्थात कंट्रीब्यूशन 2 रुपया प्रति इकाई आ जाता है। अब हमें BEP ज्ञात करने के लिए फिक्स्ड कास्ट में मतलब स्थिर लागत में अर्थात 1000 रुपये में 2 मतलब जो कि अंशदान है अर्थात कंट्रीब्यूशन है उसका हम भाग कर देंगे तो ये आ जाता है 500 यूनिट्स 500 इकाइयाँ। तो यह संविच्छित बिंदु आ जाता है 500 इकाइयाँ। यदि फर्म 500 इकाइयों से कम विक्रय या कम उत्पादन करती है तो उसे हानि होगी, और यदि 500 इकाइयों से अधिक विक्रय या अधिक उत्पादन करती है तो उसे लाभ होगा। अतः यह 500 यूनिट्स का जो बीईपी है यह एक ऐसा बिंदु है जहां न फर्म को लाभ होता है और न फर्म को हानि होती है। आइए अब इसे हम सारणी विधि के द्वारा हल करेंगे। प्रश्न को एक बार पुनः देख लें। आउटपुट जो दिया है, उत्पादन जो है 100 से लेकर 1000 रुपये तक है जो कि 100 के अंतराल से है, और वेरिएबल कास्ट जो परिवर्तनशील लागत है ये 3 रुपया प्रति यूनिट है। फिक्स्ड कास्ट मतलब स्थिर लागतें 1000 रुपया हैं और जो विक्रय मूल्य है वह है 5 रुपया प्रति यूनिट। इसे आपको ध्यान रखना है और इसके पश्चात ही सारणी विधि के द्वारा हम सवाल हल करेंगे। संविच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉलम में आउटपुट मतलब उत्पादन जो कि यूनिट्स में इकाइयों में रहेगा। इसके बाद दूसरा कॉलम VEC मतलब परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कास्ट का रहेगा। इसके बाद FC का कॉलम रहेगा अर्थात स्थिर लागतों का, फिक्स्ड कास्ट का कॉलम रहेगा। इसके बाद TC मतलब टोटल कास्ट यानी कुल लागत का कॉलम रहेगा। इसके बाद SP मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का कॉलम रहेगा, और इसके पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस मतलब P&L का कॉलम रहेगा। आइए सबसे पहले हम आउटपुट में मतलब उत्पादन में यूनिट्स लिखें जो कि 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 यूनिट्स तक है। इसके पश्चात हम VC मतलब परिवर्तनशील लागत लिखेंगे। परिवर्तनशील लागत चूंकि 3 रुपया प्रति इकाई है अतः उत्पादन में हम 3 का गुणा करते जाएंगे, तो परिवर्तनशील लागतें 100 के लिए 300 हो जाएंगी, 200 यूनिट्स के लिए 600 हो जाएंगी, 300 यूनिट्स के लिए 900 रुपये हो जाएंगे, 400 यूनिट्स के लिए 1200 रुपया हो जाएंगे। इस प्रकार हम 1000 यूनिट्स के लिए 3000 रुपया तक इसको ले जाएंगे। इसके पश्चात FC मतलब स्थिर लागतें फिक्स्ड कास्ट निकालेंगे जो कि प्रश्न में है 1000 रुपया प्रत्येक स्तर पर, अर्थात हम यहाँ पर 1000 रुपया लिखते जाएंगे। 100 यूनिट्स के लिए भी 1000 आएगा, 200 यूनिट्स के लिए भी 1000 आएगा, 300 यूनिट्स के लिए भी 1000 आएगा और नीचे 1000 यूनिट्स के लिए भी यह 1000 आएगा, क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात हमें TC अर्थात टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत में लिखना होगा। यहाँ कुल लागत का अर्थ हुआ VC प्लस FC मतलब परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के योग को ही हम कुल लागत कहेंगे। तो 100 यूनिट्स में परिवर्तनशील लागत 300 रुपया है और स्थिर लागत 1000 रुपया है, तो इस तरह से यह कुल 1300 रुपया हो जाता है। इसी तरह हम आगे समझें। 200 यूनिट्स के लिए 600 धन 1000 बराबर 1600, 300 यूनिट्स के लिए 900 परिवर्तनशील लागत और 1000 रुपया स्थिर लागत बराबर 1900। इस तरह इसको हम 1000 यूनिट्स के लिए 3000 धन 1000 बराबर 4000 रुपया कुल लागत होती है। अब इसके पश्चात हम SP मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए दिया हुआ है 5 रुपया प्रति यूनिट, तो 100 यूनिट्स के लिए 500 रुपया होगा, 200 यूनिट्स के लिए 1000 रुपया होगा, 300 यूनिट्स के लिए 1500 रुपया होगा। इस तरह 1000 यूनिट्स तक के लिए हम 5000 रुपया निकाल लेते हैं। अब हम अंतिम कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस को फिल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें विक्रय मूल्य में से कुल लागत घटाना होगी अर्थात SP माइनस TC। तो जहां SP 100 यूनिट्स के लिए 500 है और TC 1300 रुपया है, तो यह हानि 800 रुपया हो जाती है। इसी तरह से 200 यूनिट्स के लिए 1000 रुपया विक्रय मूल्य है और 1600 रुपया कुल लागत है, तो
एस पी माइनस टी सी अर्थात 1000 माइनस 1600 रुपया बराबर 600 रुपये की हानि हो जाती है। इसी तरह हम आगे भी एस पी में से टी सी माइनस करते जाएंगे और लाभ या हानि की मात्रा निकालते जाएंगे। यहाँ हम 1000 यूनिट्स के लिए जब लाभ या हानि की मात्रा निकालेंगे तो एस पी हमारा 5000 रुपया होगा और टी सी 4000 रुपया होगी। तो इस प्रकार से यह लाभ ज्ञात होगा 1000 रुपये। इतना सब करने के बाद अब हम निकालेंगे बीईपी। तो बीईपी का मतलब होता है कि जहां कुल लागत और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं वहां ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो यहां आप इस सारणी में ध्यान से देखें, जहां आउटपुट 500 यूनिट्स है वहां पर विक्रय मूल्य 2500 रुपया है और कुल लागत भी 2500 रुपया है। इस प्रकार से एस पी माइनस टी सी अर्थात 2500 में से 2500 माइनस करेंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगी, अर्थात यहाँ पर जीरो आता है और यही बीईपी होगा। तो हमारी बीईपी हो जाएगा 500 यूनिट्स। तो यहाँ आप देखें ध्यान से कि यदि 500 यूनिट से कम उत्पादन किया जाए अर्थात 100, 200, 300 और 400 यूनिट्स तक उत्पादन किया जाए तो फर्म को हानि होगी, जिसे हमने ब्रैकेट में दर्शाया है। और यदि 500 यूनिट से अधिक उत्पादन किया जाए अर्थात 600, 700, 800, 900 और 1000 यूनिट्स तक उत्पादन किया जाए तो यहाँ पर क्रमशः लाभ में भी बढ़ोतरी होती जाती है, जो कि क्रमशः 200, 400, 600 और 800 तथा 1000 रुपये का लाभ होता है। इस तरह से बीईपी वह बिंदु है जिससे कम उत्पादन करने पर फर्म को हानि होती है और जिससे अधिक उत्पादन करने पर फर्म को लाभ होता है। और बीईपी ऐसा बिंदु है जहां फर्म को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो यहाँ सारणी के द्वारा आप बीपी कैसे निकालेंगे ये आप समझ गए होंगे। अब हमें रेखा चित्र के माध्यम से अर्थात ग्राफ पेपर के माध्यम से हमें बीईपी पॉइंट ज्ञात करना है। देखिए हम रेखा चित्र कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम हमने एक ओ एक्स रेखा खींची जिस पर हमने प्रोडक्शन या सेल्स इन यूनिट्स यानी उत्पादन या विक्रय की इकाइयां दर्शाएंगे, जो क्रमशः इस प्रश्न के आधार पर 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 इस तरह से यह उत्पादन बढ़ता हुआ 1000 यूनिट्स तक हो जाएगा। अब हम एक अगली रेखा खींचेंगे जो ओ वाई रेखा कहलाएगी, जिस पर हम टोटल कास्ट या सेल्स रेवेन्यू दर्शाएंगे, जो कि रुपयों में होगी, आरएस में होगी, जहां हमने 0 से शुरू करते हुए 500 के अंतराल से 5000 रुपये तक दर्शाया है। अब अगले चरण में हम क्या करेंगे, ओ वाई रेखा पर ही स्थिर लागत का बिंदु निर्धारित करेंगे और ओ एक्स रेखा के समांतर स्थिर लागत अर्थात एफसी मीन्स फिक्स्ड कास्ट रेखा खींचेंगे, जिसे हमने रेड कलर से यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एफसी यानी स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कास्ट समान होती है, अर्थात यहाँ यदि उत्पादन 0 होगा तो भी स्थिर लागत 1000 रुपया होगी और उत्पादन 100 यूनिट्स होगा या 200 यूनिट होगा या इसी तरह हम आगे इसको बढ़ाते जाएं यानी 1000 यूनिट्स तक उत्पादन करें, तब भी इस उदाहरण के अनुसार फिक्स्ड कास्ट यानी स्थिर लागत 1000 रुपये ही होगी, जो कि स्पष्ट है। अब इसके पश्चात अगले चरण में हम एक और रेखा खींचेंगे जो कि वेरिएबल कास्ट की होगी, मतलब परिवर्तनशील लागत की होगी, जिसे हमने VC से दर्शाया है और यह शून्य उत्पादन से प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगी। यही रेखा टोटल कास्ट अर्थात कुल लागत या TC की रेखा बन जाती है। इसे हमने ब्लैक कलर से यहाँ दर्शाया है इस तरह। इस उदाहरण में हमने 0 उत्पादन पर जो स्थिर लागत 1000 है, यहाँ से प्रारंभ करते हुए 1000 यूनिट्स के उत्पादन तक एक रेखा खींची गई है। इसके बाद अब हम सेल्स यानी विक्रय के विभिन्न स्तरों पर एक
विक्रय आगम रेखा अर्थात सेल्स रेवेन्यू लाइन खींचेंगे। यह रेखा शून्य उत्पादन पर ओवाय रेखा पर शून्य मूल्य से स्टार्ट होकर आनुपातिक मूल्य की रेखा के रूप में आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ हमने एक ग्रीन लाइन के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ देखेंगे कि शून्य मूल्य से प्रारंभ होकर यह रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और उत्पादन के अंतिम बिंदु पर पहुंचने तक यह रेखा 5,000 रुपये तक के विक्रय आगम तक पहुंच जाती है। इस रेखा को यहाँ हमने टीआर यानी टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल विक्रय आगम के रूप में दर्शाया है। यहाँ स्पष्ट होता है कि यह रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे विक्रय आगम में भी वृद्धि होती जाती है। मतलब यदि उत्पादन शून्य है तो विक्रय कुछ नहीं होगा। यदि उत्पादन 100 यूनिट्स है तो विक्रय आगम 500 रुपया होगा। उत्पादन यदि 200 यूनिट्स है तो विक्रय आगम 1,000 रुपया होगा। इसी तरह हम जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे विक्रय आगम भी बढ़ता जाएगा और इस उदाहरण में 1,000 यूनिट के उत्पादन पर कुल विक्रय आगम बढ़कर 5,000 रुपया हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि जिस बिंदु पर कुल लागत अर्थात टीसी विक्रय आगम रेखा यानी टीआर को एक दूसरे से काटते हैं, मतलब टीसी टीआर को जहाँ एक दूसरे से काटेंगे उसके दोनों ओर लंब खींचे जाते हैं। अब ध्यान से देखें कि यहाँ OX यानी उत्पादन की इकाइयों पर लंब का स्पर्श बिंदु उत्पादन या विक्रय की मात्रा को दर्शाता है। यहाँ यह बिंदु 500 यूनिट्स के उत्पादन का संकेत दे रहा है, अर्थात फर्म को कम से कम 500 यूनिट्स का उत्पादन तो करना ही चाहिए, अन्यथा इससे कम पर फर्म को हानि होगी। इसी तरह अब आप देखें कि एक लंब हम OY रेखा पर यानी लागत व विक्रय आगम की रेखा पर या कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू पर डालेंगे। इस लंब का जो स्पर्श बिंदु होगा वही समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP होगा। इसी BEP पर हमें कुल लागत या कुल विक्रय आगम का संकेत मिलता है। यहाँ हमें 500 यूनिट्स के उत्पादन पर 2,500 रुपये के विक्रय आगम या लागत की जानकारी प्राप्त होती है। अब इस बिंदु मतलब BEP के दोनों ओर दो रेखाओं का जो अंतर है यही अंतर हमें हानि का क्षेत्र और लाभ के क्षेत्र को बताएगा। इस बिंदु के पहले अर्थात बाईं ओर दोनों रेखाओं का जो अंतर है वह हानि क्षेत्र मतलब लॉस एरिया होगा। इसी तरह इसके बाद जो राइट साइड है या दाईं ओर है उसका अंतर लाभ का क्षेत्र प्रॉफिट एरिया होगा। जो इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि यदि 500 यूनिट से कम पर उत्पादन किया जाए तो फर्म को हानि होगी और यदि 500 यूनिट से अधिक पर उत्पादन किया जाए तो लाभ होगा, क्योंकि BEP बिंदु वह बिंदु होता है जहां फर्म को न लाभ होता है और न हानि, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस का बिंदु कहलाता है। यही बिंदु लॉस एरिया व प्रॉफिट एरिया का संकेत करता है। इसे इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एरिया पर यदि उत्पादन होता है तो यह फर्म के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी लाभ की सुरक्षा होगी। सुरक्षा मार्जिन का मतलब होता है अपेक्षित लाभप्रदता की मात्रा और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच का अंतर। यह वर्तमान बिक्री के बराबर है जो वर्तमान बिक्री से विभाजित है। यहाँ आप देखेंगे कि 500 यूनिट के बाद जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा विक्रय आगम भी बढ़ता जाएगा। कुल विक्रय आगम में स्थिर लागतों को घटाने पर ही लाभ प्राप्त होता है। चूँकि स्थिर लागत प्रत्येक स्तर पर समान होती है, अतः स्थिर लागत घटाने पर शेष जो रेवेन्यू होता है वह हमें लाभ दिलाता है। इसके विपरीत हमें हानि होती है। अतः स्पष्ट होता है कि समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP वह बिंदु है
जिस पर एक उत्पादक फर्म को ना लाभ होता है और ना हानि। मतलब जहां कुल उत्पादन लागत और कुल विक्रय आगम बराबर हो जाएं, वही बिंदु बीईपी होता है। इसे ही हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का बिंदु यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पॉइंट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर फर्म को यदि लाभ नहीं होता तो हानि भी नहीं होती। कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।